नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। नाइट्रोजन पौधों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुराक है और इसलिए किसान अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए फसलों में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का काफी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसे फसलों के लिए एक दोस्त के रूप में देखा जाता है, लेकिन जब यही नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक है उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो ये हानिकारक भी बन सकता है। यानी कि यही जो नाइट्रोजन है, जो दोस्त है, वो एक दुश्मन का रूप ले सकता है। तो ऐसे में किसानों को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए, क्या और किस तरह के नुकसान इससे हो सकते हैं, चाहे पर्यावरण की बात हो चाहे मानव स्वास्थ्य की बात हो, इसके बारे में आज हम विचार विमर्श के कार्यक्रम में विस्तार से बातचीत करेंगे। तो आज विचार विमर्श कार्यक्रम का जो विषय है वो है नाइट्रोजन, दोस्त भी दुश्मन भी। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा दे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 3 प्रधान वैज्ञानिक हमारे साथ हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार, नमस्कार। और इसके साथ ही डॉक्टर आरती भाटिया, नमस्कार। और हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर डीके शर्मा भी मौजूद हैं। नमस्कार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम इस विषय पर चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल की प्रमुख गैस है। वायुमंडल में इसकी हिस्सेदारी 78% है। ये आमतौर पर निष्क्रिय ही रहती है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरी गैस इसके संपर्क में आती है, ये तुरंत सक्रिय होकर इस्तेमाल योग्य नए उत्पाद बना लेती है। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रेट, ये सब नाइट्रोजन के उत्पाद हैं। इनका इस्तेमाल नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने में कच्चे माल के तौर पर होता है। हालांकि फसलों के लिए नाइट्रोजन धारी उर्वरक जरूरी खुराक हैं, लेकिन इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक साबित हो रहा है। इन उर्वरकों का कुछ हिस्सा तो पौधे ले लेते हैं, लेकिन बड़ा भाग वायुमंडल में वापस चला जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन धारी उर्वरकों का कुछ हिस्सा नाइट्रेट में परिवर्तित होकर भूजल में भी चला जाता है। इस तरह ये उर्वरक भूजल और वायुमंडल दोनों को प्रदूषित कर देते हैं। उर्वरकों के अलावा जलते जीवाश्म ईंधन और उद्योगों से भी नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनते हैं, जो वायु प्रदूषक हैं। दूसरी ओर नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। भारत की ही बात करें तो 1991 से 2001 के बीच जहां 52% नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित हुआ था, वहीं 2001 से 2011 के बीच ये मात्रा बढ़कर 69% हो गई। नाइट्रोजन उत्सर्जन में कृषि का योगदान सबसे ज्यादा है, इसलिए इस पर काबू पाने में किसानों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी और बातचीत की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर दिनेश, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि खास तौर पर तो आज हम नाइट्रोजन प्रदूषण की बात करेंगे ही, लेकिन क्यों ना उससे पहले आप हमें समझाएं कि जो नाइट्रोजन है इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ती है, इसकी महत्ता कितनी है, चाहे फसलों की पैदावार को लेकर हम बात करें या फिर खाद्य सुरक्षा की हम बात करें, तो ऐसे में नाइट्रोजन की कितनी महत्ता है? जी बिल्कुल, देखिए किसान भाइयों, जैसा आप समझते हो कि पौधों को अपनी बढ़वार के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे ऊपर है वो है नाइट्रोजन। यूरिया का नाम सभी किसान भाई जानते हैं, या नाइट्रोजन के जो दूसरे उर्वरक हैं जैसे डीएपी से भी 18% नाइट्रोजन मिलती है, ये सब बातें आप जानते हैं। आपकी फसल के उत्पादन में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा योगदान है। ये आपकी फसल में कल्ले बढ़ाती है, उसकी पत्तियों की संख्या बढ़ाती है, लंबाई चौड़ाई बढ़ाती है, वानस्पतिक बढ़वार के लिए बहुत ज़रूरी होती है। साथ ही साथ ये प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ाती है। दूसरे, अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो किसान भाई जानते हैं कि पत्तों का रंग
पीला हो जाता है, फसल पीली पड़ जाती है, किसानों को चिंता हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम खाद्यान्न सुरक्षा की बात करें, जो अन्न का उत्पादन हो रहा है, दालों का, तिलहन का, सब तरह का, वहाँ पे भी नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होती है। समस्या कब आती है? जब हम इसका ज़्यादा उपयोग कर देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन डाल देते हैं, उससे काफ़ी कई तरह के इसमें नुकसान होते हैं। बिल्कुल, तो कई नुकसान इससे हो सकते हैं। और जो एक चिंता का सबब बनता चला जा रहा है नाइट्रोजन प्रदूषण, जिसे अब कहा जा रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर शर्मा हमें बताएं कि ये नाइट्रोजन प्रदूषण है क्या और क्या कुछ इसके कारण होते हैं। जी, जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि अगर हम नाइट्रोजन का अविवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो हमारी पृथ्वी, मृदा में, जल में, वायु में ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि प्रदूषण जो हमारा जो वातावरण है, चाहे इसमें जल है, वायु है, मिट्टी है, उसमें जब नाइट्रेट, नाइट्रोजन, अमोनिया की मात्रा एक आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो हम उसको नाइट्रोजन प्रदूषण की संज्ञा दे सकते हैं। तो हमको बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है, जैसा कि बताया बहुत आवश्यक है। लेकिन यही महत्वपूर्ण तत्व अगर आवश्यकता से हम अधिक डालेंगे मृदा में तो वो प्रदूषण का रूप धारण कर लेता है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में डॉक्टर भाटिया, आज की स्थिति को अगर हम देखना और समझना चाहे तो हमें बताएं कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण का स्तर है भारत में आज, वो कितना है यह स्तर? देखिए, आपको अभी डॉक्टर शर्मा ने जैसे बताया कि हम लोग की जो मृदा है, जो पानी है, इसमें हमारा जो मात्रा है नाइट्रोजन की वो बढ़ती जा रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि इसका लगातार प्रयोग, नाइट्रोजन का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। जो आप मानेंगे कि जैसे कि पानी में, हमारे भूजल में जो नाइट्रेट है उसकी जो मात्रा है जो कि मतलब 40 से 45 ppm होनी चाहिए, जब इससे ज़्यादा अधिक हो जाती है तो ये हमारे भूजल का प्रदूषण करता है। तो ये सब जैसे आपने अभी पूछा कि ये जो इनकी मात्राएं हैं, हमारे 2000 से 2011 तक जो हमारे नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं जो हवा में पाए गए, उनकी मात्रा में कम से कम 50% तक बढ़ोतरी हुई। और आप मानेंगे अब 2011 से लेके 2020 तक इनकी मात्रा में 70% तक की बढ़ोतरी हो गई है। तो लगातार आप देखिए कि साल पर साल हमारा नाइट्रोजन के प्रदूषण की मात्रा हमारे वायुमंडल में, हमारी पानी में, हमारी मृदा में बढ़ती जा रही है। और ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो मतलब नाइट्रोजन उर्वरक का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम नियमित तौर से नहीं कर रहे। बिल्कुल, तो डॉक्टर दिनेश, जब स्थिति ऐसी है कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है ये वायु, जल, मिट्टी सबको प्रदूषित कर रहा है, तो जाहिर तौर पर यह आशंका होती है कि इसका मानव स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। डॉक्टर दिनेश जी, मानव स्वास्थ्य पे भी नाइट्रोजन का बुरा असर आ सकता है, क्योंकि जैसे पानी प्रदूषित होता है, हमारा अंडरग्राउंड वाटर, भूमि के अंदर जो जल है, भूजल है, उसमें कई बार नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और ये नाइट्रेट कई तरह के रोग भी इंसानों में कर देता है। और ख़ास करके बच्चों में ये समस्या लाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की आती है। दूसरी तरफ कई बार ऐसा होता है कि सतह पे भी ये सतही जल जो है उसके साथ भी बह के नदियों में मिल जाता है, समंदर में चला जाता है, वहाँ भी ये समस्याएं पैदा करता है और वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, उसको प्रभावित करता है। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, यहाँ पर मैं चाहूंगी कि और विस्तार से हमें इसके होने वाले नुकसानों के बारे में बताएं। खासतौर पर अगर मानव स्वास्थ्य की ये बात करें तो कैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ये नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम का अभी जिक्र किया है, तो किस तरह के लक्षण होते हैं, कैसे पहचाने की जो समस्या है वो नाइट्रोजन के प्रदूषण से हो रही है? देखिए, जो नाइट्रोजन का जो प्रदूषण है, जब इसकी मात्रा 50 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो जाती है तो ये हानिकारक के स्तर पर आ जाता है। जैसे हमारा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसको हम कहते हैं, हरियाणा है, पंजाब है, वहाँ पर इसकी मात्रा लगभग 100 के करीब पहुंच गई है, कुछ स्थानों पर देखा गया है। तो ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। तो हमको इस दिशा में सचेत होने की ज़रूरत है कि भाई किस तरह से हम भूमिगत जल में नाइट्रेट की मात्रा को नियंत्रित रखें, कौन कौन सी हम शस्त्र विधियां अपनाएं ताकि हम नाइट्रेट की बढ़ती मात्रा को नियंत्रित कर सकें। जैसा कि बताया कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, अगर बच्चा उस जो प्रदूषित जल है उसका सेवन करता है तो उसका शरीर नीला पड़ने लगता है, जो उसकी जो ऑक्सीजन संवहन की जो क्षमता है रक्त में वो प्रभावित होती है।
होती है, इसलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम का नाम दिया गया है। जब बच्चा कहते हैं ना नीला पड़ गया बच्चा, तो वो उसी की वजह से होता है। तो इसमें पोषण का विशेष ध्यान रखना है बच्चे का, और ऐसा जल इस्तेमाल करना है जो कि प्रदूषित ना हो। और रही बात ये कि मानव स्वास्थ्य पर जैसा बताया वो होता है, और नाइट्रोजन का ना केवल मानव स्वास्थ्य पर, हमारी मृदा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नाइट्रोजन के अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मृदा अम्लीकृत हो जाती है। जब मृदा अम्लीकृत हो जाती है तो उसमें ऐसी जो माइक्रोबियल कम्युनिटी स्ट्रक्चर है, जो वहाँ के सूक्ष्म जीव हैं, उनकी आबादी में, उनकी संरचना में परिवर्तन आने लगता है। तो एक बहुत बड़े एक विषय है कि किस तरह से हमको नाइट्रोजन के कारण जो हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लगते हैं। तो इस सब का हमको ध्यान रखना है। जो असंख्य सूक्ष्म जीव जंतु हैं हमारी जो मृदा है उनमें परिवर्तन हो सकता है। तो इन सब पे अध्ययन की, विस्तृत अध्ययन की जरूरत है। इस दिशा में बहुत कार्य किए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये मृदा, वायु और मानव स्वास्थ्य को हानिकारक ढंग से प्रभावित करता है। इसमें मैं कुछ बताना चाहूंगी। इस तरह के जल का सेवन करते हैं जिसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक रहती है, तो उससे हमारे में कैंसर और गॉइटर होने की काफी संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए बहुत एहतियात हमें बरतना पड़ेगा हमारे नाइट्रोजन के उर्वरकों को, कि भूजल को ये प्रदूषित ना करें। क्योंकि भूजल का इस्तेमाल आप देखिए ना, जगह जगह पे हमारे को सिंचाई के लिए नहीं, इवन पीने के लिए भी इनका, इस जल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसमें जोड़ना चाह रहे थे। साथ ही इसमें एक बात और है कि जब जरूरत से ज्यादा यूरिया वगैरह हम लगाते हैं जैसे, तो जो नाइट्रेट बनते हैं कुछ तो पानी में चले जाते हैं, कुछ पौधा ले लेता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ हमारी सब्जियां हैं, जो पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे पालक है, मेथी है, या और भी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनमें नाइट्रेट बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। तो आपको सोच समझ के प्रयोग करना है, क्योंकि ये नाइट्रेट फिर आपकी सब्जी के माध्यम से इंसानों में चला जाता है और उसी तरह के नुकसान कर सकता है जो अभी बताए गए। बिल्कुल। तो डॉक्टर भाटिया, में ये बताएं कि जैसे कि आप इससे पहले भी हमें बता रही थी कि किस तरह से जो नाइट्रोजन प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और अब 70% तक जो है इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। लेकिन क्या ये समस्या हमारे देश की ही है, या ये एक वैश्विक समस्या बनती जा रही है? साथ ही जिससे जलवायु परिवर्तन से भी हम सभी जूझ रहे हैं, एक वैश्विक चिंता इसको लेकर के हो गई है। तो क्या ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो चीजें हैं, क्या उसमें भी इसका कोई कंट्रीब्यूशन होता है, भागीदारी होती है नाइट्रोजन पोल्यूशन की? जी हाँ, आपने बिल्कुल पते की बात कही है। ये जो हमारा नाइट्रोजन है, जब हम इसको मृदा में लगाते हैं तो इसमें कुछ तो पौधा, जैसे दिनेश जी ने बताया, ले लेता है, लेकिन कुछ ये जो गैसें हैं उनका उत्सर्जन होता है हमारी मृदा से, जो कि अमोनिया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। इस नाइट्रोजन ऑक्साइड में सबसे महत्वपूर्ण गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है, ये हमारे, जब इसका उत्सर्जन होता है तो ये हमारे वायुमंडल में, पर्यावरण में, ये जब जैसे जैसे धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती है तो सूर्य की तरफ से जो किरणें आती हैं हमारी धरती पे और फिर विकिरित होती हैं, इन किरणों को, जिनको कि हम IR रेडिएशन बोलते हैं, ये इन किरणों को नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये इनको अवशोषित करता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये धीरे धीरे जैसे जैसे इसको अवशोषित करने के बाद में ये धीरे धीरे वायुमंडल का तापमान बढ़ाता है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस वो गैसें होती हैं जो कि हमारे वायुमंडल का ये तापमान बढ़ाती हैं, और जो ग्लोबल वार्मिंग, जो हम जिसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, इसके लिए सबसे ज़्यादा मुख्य तौर पर ये ही गैसें जो है नाइट्रस ऑक्साइड जिम्मेदार है। क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसका एक जो कण है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में 300 गुना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, आप देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो हमारे औद्योगिक धंधे हैं, जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, उनसे ज़्यादातर इसका उत्सर्जन होता है। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हमारी धरती से, कृषि के क्षेत्रों से निकलती है, क्योंकि जहाँ नाइट्रोजन का प्रयोग होता है उस जगह पे नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होगा ही होगा। लेकिन आप ये देखिए ना, 1 और 300
तो इतना ज्यादा गुना उसकी क्षमता है वायुमंडल में गर्मी पैदा करने की। जी, यानी कि भागीदारी भी इसकी सबसे ज्यादा है। और जो प्रदूषण का स्तर है जैसा कि बढ़ रहा है डॉक्टर दिनेश, और उसमें हम देखते हैं कि जो कृषि का योगदान है नाइट्रोजन प्रदूषण में वो सबसे ज्यादा है। बाकी भी कुछ और क्षेत्र हैं जिनकी भागीदारी इसमें है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो कृषि का ही आता है। और हम देखते हैं कि जो हमारे किसान हैं वो बहुत ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जो खासतौर पर जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है इसका। तो ऐसे में सवाल उठता है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए कि ये जो बढ़ता प्रदूषण है इसकी रोकथाम हो सके। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? जी बिल्कुल, जो यूरिया है या नाइट्रोजन है, इसका बहुत से राज्यों में हमारे बहुत से क्षेत्रों में बहुत ही असंतुलित प्रयोग हो रहा है। मोटे तौर पे ये बताया जाता है कि 4-2-1 के अनुपात में उर्वरकों का नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशधारी जो उर्वरक हैं इनका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन कुछ राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में बहुत ही असंतुलन हो गया है हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का। यानी फास्फोरस और पोटाश की तुलना में नाइट्रोजन का कई गुना प्रयोग किसान भाई कर रहे हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा में ये अनुपात जो है लगभग 22-24:9:1 हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन यूज़ हो रही है, फास्फोरस पोटाश का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। नाइट्रोजन से आपकी फसल गिर सकती है, ज़रूरत से ज़्यादा उसकी बढ़वार हो जाती है, क्योंकि फास्फोरस और पोटाश पौधों को हमारे मजबूती देते हैं, एक तरह की ताकत देते हैं उसको, जिससे पौधा सीधा खड़ा रह सके। इसी तरह से कीड़े मकोड़े बीमारी फिर ज़्यादा आती है नाइट्रोजन का ज़्यादा प्रयोग करने से, जिससे आपको फिर पीड़कनाशियों का, रसायनों का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है। यानी ये समस्या है। इसमें आपको नाइट्रोजन पे जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं उसको आप कम करके फास्फोरस और पोटाश भी डालें, साथ ही साथ जिंक है या सल्फर है, गंधक का आजकल बहुत जगह ज़रूरत पड़ रही है। तो इन सब तत्वों का आपको संतुलित प्रयोग करना है, जिससे कि नाइट्रोजन के कुप्रभावों से आप बच सकें और संतुलित 4-2-1 मोटे तौर पे, जैसे किसान भाई जानते हैं, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, क्या आप भी कोई सुझाव देना चाहेंगे? विवेकपूर्ण इस्तेमाल करे किसान यूरिया का, इसके लिए अब क्या उन्हें करना चाहिए? जी, जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि हमको 4, 2 और 1 के अनुपात में इनको डालना है, लेकिन इसके साथ साथ हमको जो ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स है, हरी खाद है, उनका प्रयोग भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो अगर हम हरी खाद या ऑर्गेनिक इनपुट्स या जो हमारे घूरे की खाद जिसको हम बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट है, उससे क्या करते हैं कि हम मृदा में कार्बन के स्तर को बरकरार रख सकते हैं। हम कहते हैं कि कार्बन इज द लॉर्ड ऑफ द रिंग, यानी कि अगर आपकी मृदा में कार्बन व्यवस्थित है तो बहुत सारे तत्वों का चक्रीकरण अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। तो कार्बन इनपुट बहुत जरूरी है, मतलब इनके सही ढंग से काम करने के लिए। तो कार्बनिक पदार्थों का चक्रीकरण मृदा में होना चाहिए, हरी खाद का हम प्रयोग करें। तो इस तरीके से हम, और एक दूसरी बड़ी बात है कि जो हम सीवेज स्लज इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। उसको जो हमारा, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2022 तक हमको यूरिया की खपत आधी करनी है, तो वो किस तरह से आदि होगी? वो इस तरह से आदि होगी कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, जो हमारे जो कार्बनिक खादें हैं, जो हरी खादें हैं, ये जो सीवेज स्लज है, वर्मी कंपोस्ट है, उसका हम समन्वित ढंग से अपनी खेती में इस्तेमाल करें तो हम इसको काफी हद तक हल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो किस तरह से नाइट्रोजन प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सकता है, उसके लिए जो कृषि में जो भी तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं उनमें किस तरह से बदलाव किया जा सकता है, इसके बारे में आगे भी हम विस्तार से चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श, जिसमें आज हमारे चर्चा का विषय है नाइट्रोजन दोस्त भी दुश्मन भी। जी हाँ, नाइट्रोजन का इस्तेमाल जो खेती में होता है वो बहुत ज़रूरी है अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए, लेकिन इसके लिए विवेकपूर्ण उर्वरकों का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है ताकि नुकसान से बचा जाए, जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर भाटिया, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि बताएं हमें जो किसान है वो किस तरह से जो उर्वरकों का इस्तेमाल है वो इस प्रकार से करे कि पर्यावरण की दृष्टि से किसी तरह का जो नुकसान है वो ना हो। इसमें कुछ उपाय यहाँ पर बताए हैं डॉक्टर दिनेश ने भी, डॉक्टर शर्मा ने भी। मैं चाहूंगी इसमें आप भी कुछ सुझाव हमारे किसानों साथियों को दें। उपाय बताने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने एक एनालिसिस किया और उसमें ये पाया कि जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है जी, वो उसमें से यूरिया जो है, जो कि ज़्यादा सबसे ज़्यादा लगता है, या सिंथेटिक फर्टिलाइजर, आप कोई भी 80% तक हमारा यूरिया का ही उपयोग होता है जी। तो जो ये हमारा रासायनिक उर्वरक है ये 80% तक जिम्मेवार है नाइट्रस ऑक्साइड के लिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस रासायनिक उर्वरक की मात्रा कम ना करते हुए, अगर हम कम नहीं कर पाते तो उसका सही तरह से हम उपयोग करें। तो जैसे कि दिनेश जी ने आपको बताया कि भाई हमें उर्वरक को जैसे 4-2-2 की मात्रा में उसको लगाना है, लेकिन आप ये देखिए जो 4 भाग नाइट्रोजन के लगाने हैं वो हम इकट्ठा ना लगाएं, वो हम उसको बांट के स्प्लिट एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं कि भाई सही समय पे सही अनुपात में हमें उर्वरक लगाना है। उसके लिए एक मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज मैं एक बड़ा एक ये छोटा सा यंत्र है जो कि जिसको कि हम बोलते हैं लीफ कलर चार्ट। ये बहुत ही सस्ता सा, कुल मिला के 50 से 100 रुपए तक की इसकी मूल्य है। तो इसका प्रयोग करते हुए अगर आप नाइट्रोजन के उर्वरक को लगाएंगे तो इसमें क्या है, आप देखेंगे इसमें कई तरह के आपके जो हरे रंग के वो है माप है, पट्टियां बनी है। तो आप ये देखिएगा कि ना आपको जैसे ये वाली जो बीच की पट्टी है, तो अगर इससे एक तरफ हल्की है एक तरफ गहरी है, तो आपको अपने पौधे के ऊपर की तीसरी पत्ती आप लेंगे और आप इसके साथ में पत्ती का मिलाप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा अगर पत्ती का रंग हल्की तरफ आ रहा है या गहरी तरफ आ रहा है। अगर गहरी तरफ आ रहा है इसका मतलब आपको उर्वरक नहीं लगाना, और अगर हल्की तरफ आ रहा है, पीलेपन में आ रहा है, उसका हरा रंग कम आ रहा है, तब आप अपना उर्वरक का जो एक भाग है, जैसे कि आपने अगर 100 किलो उर्वरक लगाना है तो आप इकट्ठा एक ही टाइम पे उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भाग करके लगाएंगे। अगर 25 किलो 50 किलो एक टाइम पे लगाएंगे तो उससे क्या है, पौधा उसको सही मात्रा में ले पाएगा, और जो हमारे उसकी वजह से जो लॉस हो रहे हैं, जो हमारा पर्यावरण में जा रहा है, जो हमारा भूजल में जा रहा है, उसमें हम काफी कमी कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही सरल उपाय है जिससे कि आपको पता लग सकता है कि भाई वाकई में हमारे को उर्वरक लगाने की आवश्यकता है या नहीं। ये मतलब आपको कुछ नहीं करना, इसके हिसाब से आप अपने 8-10 पौधों को मिलाप करके देख लीजिए, और अगर आपको पता लगता है कि ज्यादातर इसकी वजह इसका जो रंग है वो हल्की साइड पे है, हल्का हरा है, तब तो आप डेफिनेटली उर्वरक लगाइए। लेकिन अगर बीच के पट्टे से दाएं तरफ है तो ज्यादा गहरे में है, तब इसका मतलब आपके पौधे को उर्वरक की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, तो आप अपने उर्वरक को 1 हफ्ते या 5-7 दिन के लिए टाल सकते हैं। तो इससे आपका उर्वरक की मात्रा में भी कमी आएगी, और जो हमारा ये जो प्रदूषण जो बताया है इसमें बिल्कुल बहुत सुधार होगा। बिल्कुल। और डॉक्टर दिनेश, जैसा कि हम देखते हैं, आपने भी बताया कि जो हमारे किसान हैं वो जरूरत से ज्यादा उर्वरक जो है यानी कि मात्रा में वो काफी ज्यादा डाल देते हैं। अक्सर कहना ये भी रहता है कि जो नाइट्रोजन का ह्रास होता है वो भी एक समस्या है, और ऐसे में उन्हें लगता है कि इससे ज्यादा अगर हम मात्रा में डालेंगे तो शायद ज्यादा फायदा होगा। तो पहले तो हमें ये बताएं कि जो नाइट्रोजन का ह्रास होता है उसके क्या कारण होते हैं और कैसे इसकी भरपाई की जा सकती है? देखिए, जैसे किसान भाई यूरिया का या नाइट्रोजन धारी किसी भी उर्वरक का जब प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले वो पौधे के काम आता है, कुछ हिस्सा पौधा ले लेता है, बाकी खास करके नाइट्रोजन, इसका नुकसान एक तो वाष्पीकरण से हो जाता है, वोलेटिलाइजेशन होता है, अमोनिया बन के ऊपर उड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक बहुत तेज बारिश आ गई तो यूरिया धुल के आपका नीचे चला जाता है जमीन में, या नाइट्रेट बनते हैं वो नीचे चले जाते हैं। और धान के केस में तो ये नाइट्रेट जो है विनाइट्रीकरण होके ये हवा में चले जाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बन जाती है, बार बार चर्चा हो रही है इसकी, नाइट्रोजन गैस के रूप में भी ये उड़ जाते हैं।
तो ऐसे करके यूरिया का नुकसान हो जाता है। इस फसल में आपने डाला तो इसी फसल में यूरिया लगभग समाप्त हो जाता है। इससे क्या होता है कि इसकी जो उपयोग क्षमता है वो कम हो जाती है। मोटे तौर पे नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता 30 से 40% है, इसके आसपास है। यानी जो बाकी 60% हिस्सा है इसका, वो कहीं ना कहीं पर्यावरण में चला जाता है, चाहे पानी में जाए चाहे हवा में जाए। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है और इसी दिशा में जो है वो सरकार ने भी प्रयास किए हैं, आगे भी कर रही है। और किसानों को नीम लेपित यूरिया का जो इस्तेमाल है, जिसे बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। डॉक्टर शर्मा हमें बताएं कि किस तरह से जो नीम लेपित यूरिया है वो इस समस्या का निदान साबित हो सकता है। जी, जैसा सबसे बड़ी बात बताई दिनेश जी ने कि हम लगभग 30 से 40% हमारा जो नाइट्रोजन है इस्तेमाल कर पाते हैं। बाकी जो लगभग 60% है वो वायुमंडल में चला जाता है, चाहे वो अमोनिया के फॉर्म में, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्म में या नाइट्रेट के रूप में। तो इस सब क्षति को रोकने के लिए भारत सरकार की एक ने सोचा कि भाई क्यों ना हम इसको नीम लेपित कर सकें, ताकि वो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिशन का काम करता है और उसकी वजह से जो उसका जो विघटन है वो कम होता है और वो लंबे समय तक पौधों को उपलब्ध हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक पहल है भारत सरकार की, और जिसकी वजह से बहुत से हमारे जो यूरिया की बचत होगी और हमारा पर्यावरण संतुलित रह पाएगा। बिल्कुल डॉक्टर भाटिया, इसी में मैं बताना चाहूंगी कि अब जो हमारा बैग है यूरिया का वो 50 किलो की जगह पे 45 किलो का हो गया है। तो नीम लेपित यूरिया कम से कम आप देखिए ना 50 और 45 10% तक हमारे उर्वरक की बचत इसके कारण किसान भाइयों के लिए वैसे ही हो रही है। और आप देखिए आपकी उत्पादन क्षमता में कोई कमी नहीं है। तो ये तो हमारी सरकार का एक बहुत ही बढ़िया ये कदम उठाया गया है। तो किसान की जो लागत है वो भी कम हो रही है और इसका जो बेहतर इस्तेमाल हो रहा है, इससे उत्पादन क्षमता भी बढ़ रही है। तो ये दोहरा फायदा है किसानों के सामने अगर वो नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर दिनेश, इसके अलावा और कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाना चाहिए जो नाइट्रोजन की भरपाई है उसे फसलों में करने के लिए? जैव उर्वरकों के इस्तेमाल के बारे में भी हमें बताइए। जी बिल्कुल, जैसे नाइट्रोजन है ये हमारे कई स्रोत हैं इसके, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर है, रासायनिक उर्वरक है, यूरिया है, एनपीके फर्टिलाइजर आ रहे हैं आजकल 17-17-17, 19-19-19 तमाम तरह के आ रहे हैं। इसी तरीके से अभी डॉक्टर शर्मा ने बताया था कि जो हमारे जैविक खाद है, गोबर की खाद है, हरी खाद है, ये सब, साथ ही साथ इनके अलावा जो जैव उर्वरक हैं जो नाइट्रोजन बनाने का काम करते हैं, एक तरह से राइजोबियम है या दूसरा आपका एजोटोबैक्टर है, एजोटोमोनास है, इन सारों का भी टीके किसान भाइयों को लगाने चाहिए। यानी संतुलित उर्वरक प्रयोग करना है, पहली ये अलग बात है। और दूसरा जो हमारे पोषक तत्व के अलग अलग स्रोत हैं, जैविक स्रोत, रासायनिक स्रोत और आपके जैव उर्वरक, इनका सही सामंजस्य आपको बिठाना है। जहां तक आपके रासायनिक उर्वरकों की बात है तो इसमें समय की बात तो हमने बता दी कि भाई कब इसको लगाना चाहिए। लीफ कलर का चार्ट प्रयोग काफी अच्छा रहता है। अब बात करते हैं स्रोत की। इसमें भी क्या होता है कि जैसे धान के केस में यूरिया के मुकाबले अमोनियम सल्फेट ज्यादा फायदा करता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर आता है, वो भी काफी फायदा करता है। अभी अभी हाल में कुछ कंपनी बना रही है यूरिया अमोनियम नाइट्रेट, ये द्रव फॉर्म में होता है, ये भी काफी अच्छा स्रोत है। यानी जो स्रोत होते हैं उनमें भी हमें विविधीकरण करना है, खाली यूरिया पे निर्भर ना रहे। एनपीके फर्टिलाइजर है, एनपीके फर्टिलाइजर का प्रयोग आप करें तो साथ में फास्फोरस और पोटाश भी चली जाती है। इसी तरीके से जो मेथड है लगाने का, जो तरीका है, उसमें भी हमें परिवर्तन लाने हैं। जैसे यूरिया का छिड़काव करके हम नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं। कुछ किसान भाई डीएपी को छिड़कते हैं, साथ ही साथ एनपीके फर्टिलाइजर को भी छिड़का जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ड्रिप सिस्टम से जो फर्टिगेशन सिस्टम है उसको अपना के भी हम उर्वरकों की क्षमता बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, ड्रिप सिस्टम की यहाँ पर आपने बात की है, ये बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगी इस पर और थोड़े विस्तार से किसानों को बताएं कि किस तरह से इसका इस्तेमाल वो अपनी खेती में कर सकते हैं। डॉक्टर दिनेश जी बिल्कुल, आज का ड्रिप सिस्टम खास करके जहाँ पे पानी की कमी है और पानी भी हमें बचाना है और उर्वरक भी बचाना है, तो ऐसी दशा में सरकार भी काफी मदद कर रही है। ड्रिप सिस्टम लगाने का सूक्ष्म सिंचाई कहते हैं, इसमें आप फर्टिलाइजर का अटैचमेंट लगा सकते हैं और जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है, जल में विलेय फर्टिलाइजर है, उनका आप बड़ी आसानी से, बड़ी सुगमता से ड्रिप सिस्टम के साथ प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई कर भी रहे हैं, समझते भी हैं और निश्चित तौर पर पानी की बचत के अलावा इससे आपके उर्वरकों की
बचत होगी और नाइट्रोजन का जो प्रदूषण है उसमें भी आपके कमी आएगी फर्टिगेशन से। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, जैव उर्वरकों की हम बात कर रहे थे, इससे पहले मैं चाहूंगी और विस्तार से बताएं किस किस प्रकार के जो जैव उर्वरक हैं उसका इस्तेमाल किसान कर सकते हैं। राइजोबियम, एजोला जैसे कई विकल्प उनके पास है और किस तरह से इनका इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में हमें बताइए। जो जैव उर्वरक हैं ये बहुत ही आवश्यक हैं। जी। जैसा कि बहुत सारी जो हमारे जो पोषक तत्व हैं वो अघुलनशील अवस्था में पहुंच जाते हैं। जैसे माइकोराइजा है, माइकोराइजा क्या करता है, जो फॉस्फेट है उसको सॉल्युबल, उसको विलेय अवस्था में पौधे को उपलब्ध करा देता है। ऐसे ही एजेटोबैक्टर है, स्यूडोमोनास है, बहुत सारे ऐसे जो सूक्ष्म जीव हैं जो कि मृदा में उपस्थित होने के कारण जो भी हमारे पोषक तत्व हैं उनको पौधों को उपस्थित करा देते हैं। और ये जो सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, इनके उसके अलावा भी बहुत सारे उपयोग हैं। ना केवल वो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, वो कई बार डिजीज जो हमारी जो जड़ों में रोग लगते हैं उसको भी एक हद तक नियंत्रण करने में योगदान देते हैं। अच्छा। तो अभी हमारी सरकार भी और बहुत सारे शोध संस्थान इस पे कार्य कर रहे हैं कि हमको जो जैव उर्वरक हैं अपनी खेती में उनको इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, ताकि हम केवल रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर ना रहें। उससे हम 15 से 20%, इवन 25% तक हम रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम कर सकते हैं। जी। डॉक्टर भाटिया, इसके बारे में आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगी? जैसे अगर फलीदार फसल किसी ने लगाई है या अनाज किसी ने लगाया है तो किस तरह के जैव उर्वरकों का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए, कुछ और विस्तार से उन्हें बताएं। ये जैसे कि जो आपकी ये फलीदार फसलें हैं, इनको तो वैसे आप देखिए कि इनको रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें तो अगर आप जैव उर्वरक की थोड़ी सी मात्रा भी, जो सीड का ट्रीटमेंट करके, राइजोबियम के साथ में सीड ट्रीटमेंट कर दीजिए, बीज का ट्रीटमेंट करके अगर हम इसकी बुआई कर देते हैं तो केवल 10 से 20 किलो का ही अगर हम उर्वरक इसमें लगाएंगे तो हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके बाद एक और फायदा इसका रहेगा, वो ये होगा, जो कि ना जब देखिए कि अगर जो जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है तो उन लोगों के इन जीवाणुओं में ये भी क्षमता होती है कि जो ड्राउट, जो कि कह रहे हैं ना सूखा जब मॉइस्चर की कमी या नमी की कमी हमारी मृदा में रहती है तो उसको भी किस तरह से भरपाई कर सके। तो ये भी इसकी वजह से जो स्ट्रेस आता है, जो पौधे में थोड़ा सा विचलित हो पड़ते हैं पौधे, उसको ओवरकम करने में ये जो हमारे सूक्ष्म जो कीटाणु हैं ये बहुत इनका बड़ा योगदान है। तो आजकल जलवायु परिवर्तन के टाइम पे जबकि आपका सूखा और जो बाढ़ टाइप की और ऐसे मतलब जो ज्यादा गर्मी हो रही है, तो ऐसे में ये मतलब रासायनिक उर्वरक के साथ ये जैव हम जब इनका इस्तेमाल करेंगे तो आप मान के चलिए कि आपको जो ये वायुमंडल के कष्ट हैं इनको निवारण करने में आपकी क्षमता, किसान भाइयों, आपकी क्षमता में अधिक सुधार होगा। बिल्कुल। डॉक्टर दिनेश, ये बताएं कि क्या फसल चक्र में भी किसी तरह का बदलाव करके किसान अत्यधिक उर्वरकों के इस्तेमाल से बच सकते हैं? फसल चक्रों का अपनाना बहुत जरूरी है और खास करके पोषक तत्व प्रबंधन में फसल चक्रों का विशेष योगदान होता है। अगर हम एक ही तरह की फसलें लगातार लेते रहते हैं, जैसे आपकी अनाज वाली फसलें, धान गेहूं, तो इससे क्या होता है कि मिट्टी की एक खास परत से ही पोषक तत्व लिए जाते हैं और उस परत के अलावा नीचे जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं मिट्टी में उनका प्रयोग नहीं हो पाता। नाइट्रोजन अपनी जगह जहां किसान भाई डालते हैं खिसक के थोड़ा नीचे चली जाती है। अगर हम फसल चक्र में अलग अलग गहराई की जो जड़ें हैं, जिनकी अलग अलग गहराई होती है जड़ों की, उस तरह की फसलों का चक्रण करें तो पोषक तत्वों का सही इस्तेमाल होता है। दूसरे जो हमारे फसल चक्र हैं इनमें हमें दलहनी फसलों का समावेश करना बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल। तो दलहनी फसलों के समावेश करने से आपकी जो यूरिया की जरूरत है और जो नाइट्रोजन की जरूरत है उसमें निश्चित तौर पे कमी लाई जा सकती है। जैसे धान से पहले धान बोने के पहले अगर आप उसमें दलहनी फसल ले लेते हैं गर्मियों में, जैसे मूंग की फसल है या हरी खाद ले लेते हैं, तो फिर धान में आपको लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन कम डालनी पड़ेगी, यानी आपको लगभग आधी नाइट्रोजन आपकी पहले से ही बचत हो जाती है। तो फसल चक्रों का विशेष महत्व है आपके नाइट्रोजन बचाने में और इसकी उपयोग क्षमता बढ़ाने में भी
बहुत योगदान है। बिल्कुल। जैसे डॉक्टर दिनेश ने बताया कि आप दलहनी फसलें लीजिए, तो जैसे कि आप धान से पहले दलहनी फसल ले रहे हैं, तो ये पाया गया है कि उसका जो आपको मतलब उसका नाइट्रोजन का प्रभाव धान में तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद अब जब गेहूं की फसल लेंगे तो तब भी आपको, जैसे कि इन्होंने बताया ना कि रासायनिक उर्वरक तो लगाते ही एकदम थोड़े से अगर सिंचाई कर दी या तापमान बढ़ गया तो या तो वो हवा में चला जाएगा या नीचे चला जाएगा। लेकिन ये जो हरी खाद है या दलहनी फसलें हैं, ये धीरे धीरे हमारी मृदा में मिनरलाइज होंगी। इनका नाइट्रोजन जो है वो हमारे पौधों को धीरे धीरे मिलता है और लगातार मिलता रहता है और लंबे समय तक मिलता है। तो अगली फसल में भी आप देखेंगे इसका आपको अनुकूल प्रभाव इसका दिखाई देगा। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, इन बातों में अगर आप भी को जोड़ना चाहें, साथ ही सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है इसे कम करने की दिशा में सरकार द्वारा किस तरह के प्रयास हो रहे हैं। देखिए, जैसा बताया कि अगर हम हरी खाद का प्रयोग करते हैं या दलहनी फसल लगाते हैं तो दिनेश जी ने बताया कि लगभग 60 किलो हम यूरिया की बचत कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर। जी जी। तो 60 किलो यूरिया का मतलब है कि हम कितनी पर्यावरणीय क्षति को हम कम कर सकते हैं। क्योंकि जब हम रासायनिक उर्वरकों की बात करते हैं तो रासायनिक उर्वरक बनाने में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जी। तो हम एक तरह से पर्यावरण की सेवा कर रहे हैं। जो पारिस्थितिक सेवाएं जिसको हम इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं वो हम कर रहे हैं अगर हम हरी खाद और दलहनी फसलें। जो दलहनी फसलों का मुख्य कार्य है, मतलब एक ये है कि वो पर्यावरण की अमूर्त रूप से सेवा कर रहे हैं अगर हम देखें तो इसी तरह से अगर हम भारत सरकार की नीतियों की बात करें तो सबसे बड़ी नीति है सॉइल हेल्थ कार्ड। जी। सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई कि हम लोग अपने शरीर की जांच कराते हैं। हमको पता है हमारा हीमोग्लोबिन कितना है, हमारा शुगर लेवल कितना है, हमारे कोलेस्ट्रॉल कितने हैं। तो ये सब चीज़ ध्यान में रख के हमको अपनी धरती माता की भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है कि इसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना पोटेशियम है, और कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन है, जिंक है। उन सबका अगर हमको ज्ञान रहेगा तो हम उनको समुचित मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। हमको पता है कि हमारी जो मृदा है उसमें ऑलरेडी 200 किलो नाइट्रोजन है या इसमें इतना ऑलरेडी फास्फोरस है, इतना पोटेशियम है, इतने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो हम ना केवल अपनी जो हमारी लागत है उसको कम कर पाएंगे बल्कि हम प्रदूषण को भी काफ़ी हद तक हल कर सकते हैं। तो जो सॉइल हेल्थ कार्ड है एक बहुत अच्छी स्कीम है और वो सभी किसानों को मुहैया कहा जा रहा है कि भाई आपको पता होना चाहिए। और दूसरी स्कीम ये है कि किस तरह से नीम लेपित यूरिया की हम बात कर रहे हैं। नीम लेपित यूरिया के माध्यम से हम जो नाइट्रिफिकेशन लॉसेज हैं, जो हमारे जो नुकसान हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं और जो उसकी जो हम नाइट्रोजन की उपयोग दक्षता को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये भारत सरकार के तो महत्वपूर्ण कदम हैं। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हमको अपनी यूरिया की खपत को 2022 तक कम करना है। और दूसरी चुनौती ये है कि अपनी खाद्य सुरक्षा से समझौता किए बिना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमको अपनी खाद्य सुरक्षा को बरकरार रखना है और अपनी यूरिया की मात्रा को आधा करना है। जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने कही है। और जो जैविक खेती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इसकी भूमिका और इसमें काफ़ी फायदा होता है। डॉक्टर दिनेश जानना चाहेंगे कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती है वो किस तरह से जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसके सुधार में एक बहुत अच्छी भूमिका अदा करती है और किसान का हम देख रहे हैं कि आजकल रुझान भी बहुत ज़्यादा इस ओर बढ़ने भी लगा है। जी बिल्कुल, जैसे कि बात हुई अभी कि भारत सरकार इस दिशा में क्या कर रही है, तो पहला जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड करना है, दूसरा यूरिया आ गया है, नीम लेपित यूरिया, तीसरा अप्रत्यक्ष रूप से हम यूरिया का प्रयोग बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं जैविक खेती के माध्यम से। क्योंकि सभी किसान भाई जानते हैं कि जैविक खेती अपनाने पर हमें रासायनिक उर्वरकों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ इससे हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा, ना उसमें नाइट्रेट पोल्यूशन की समस्या आएगी, ना उसमें हमारे पेस्टिसाइड आएंगे। तो काफ़ी हद तक जैविक खेती सभी तरीके के जो पर्यावरण से संबंधित समस्या हैं उनमें कमी ला सकती है। और विशेषकर जो मृदा का स्वास्थ्य है उसमें तो ये बहुत बढ़ोतरी लाती है, क्योंकि मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए इसमें हम जैविक स्रोत डालते हैं, गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, ये सब डालते हैं। लेकिन साथ साथ आजकल हम फसल अवशेष भी डालते हैं अपने जैविक खेती में, जिनका महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जी, ये एक महत्वपूर्ण बात कही है आपने। और इस वक्त फसल कटाई
का जो समय बहुत ही नजदीक आने वाला है और ऐसे में अक्सर हम देखते हैं कि किसान जो फसल अवशेष है जिसे पराली कहते हैं उसे जला देते हैं और वहां पर जो वायु प्रदूषण है उसका स्तर बढ़ाने में बल्कि और ज्यादा ये काम आता है। लेकिन इसका आप बता रहे हैं कि बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं चाहूंगी कि डॉक्टर भाटिया यहाँ पर हमें और विस्तार से बताएं कि किस तरह से ये जो फसल अवशेष है इसका हम बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं, उसको उससे प्रदूषण ना करके बल्कि मिट्टी की सेहत को ही और बेहतर करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दिनेश जी ने सही बोला कि ये जो फसल अवशेष हैं, ये देखिए इस फसल अवशेषों में आपका नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो ना हमारा कुछ तो हमारे जो उसमें चला जाता है, जो हम काट लेते हैं, जो हिस्सा बचता है उसके अंदर आपको नीचे का हिस्सा तो मिल जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा जो हम काट लेते हैं और उसको जला लेते हैं, जिसको कि आपने पराली कहा। तो मैं किसान भाइयों से गुजारिश है कि पराली बिल्कुल ना जलाएं, क्योंकि पराली जलाने से प्रदूषण तो हो ही रहा है बहुत हद तक, लेकिन आप अपना जो कीमती जो है पैसा उसको मतलब बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन या तो आप इसका कंपोस्ट बना लें और आप अपने खेतों में लगाइए। अगर कंपोस्ट नहीं भी बना सकते तो आप इसको बिना जुताई की खेती करिए और इसको आप जो पराली है अपने ही खेतों में छोड़ दीजिए और धीरे धीरे इससे क्या होगा कि आपका ये जैसे जैसे ये मृदा में मिलता जाएगा तो आपका नाइट्रोजन जो है वो आपके पौधों को मिलता जाएगा। तो आप बहुत हद तक 25 से 30% तक अपना नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं अगर आप ये पराली को अपने खेतों में छोड़ के ही जो आप जैसे सीधी बिजाई कीजिए और या फिर आप जो जीरो टिल जो हैप्पी सीडर वगैरह से आप अपनी जो बिजाई करेंगे तो उसमें ये एक चीज और है कि खाली प्रदूषण ही नहीं कम होगा। आप अगर फसल अवशेष आपके उस पे मृदा पे हैं तो आपको एक सिंचाई में भी कई बार फायदा हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है फसल अवशेषों की वजह से एक नमी बनी रहती है, तो आपके मिट्टी में वो नमी रहती है तो आप अपनी सिंचाई भी बचा सकते हैं। तो दोनों तरफ से ये फायदेमंद है। तो इससे आपका नाइट्रोजन का उर्वरक की जो उपयोगिता है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल, इसी तरह से हमारी चर्चा यहाँ पे जारी रहेगी और नाइट्रोजन प्रदूषण के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जो नाइट्रोजन प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है और भारत में भी इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास हो रहे हैं जिनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श और आज इस कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय है नाइट्रोजन दोस्त भी दुश्मन भी। और इस विषय पर चर्चा हमने की है कि किस तरह से जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है उसका अंधाधुंध इस्तेमाल करने से काफी ज्यादा नुकसान हो सकते हैं कई प्रकार के, और कैसे इस नुकसान को कम करने के लिए खेती के तौर तरीकों में किसानों को कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। तो कई तरह के नुकसानों की चर्चा हुई है, लेकिन डॉक्टर शर्मा इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जैव विविधता का जो सवाल है वो एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है। क्या जो नाइट्रोजन प्रदूषण है इसकी भी भागीदारी है जैव विविधता के खतरे को लेकर, और ऐसे में इन समस्याओं को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जो जैव विविधता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप देखें हम हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं जी। तो इस बार जो जैव विविधता का जो ध्येय वाक्य था उसका थीम था आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, यानी कि जो हमारी सभी समस्याओं का समाधान प्रकृति में है। जो इस बार 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया उसका भी जो ध्येय वाक्य था सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जैव विविधता के ऊपर भारत सरकार ने कानून भी बनाया है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 बनाया है। तो अगर हम देखें अगर नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाती है पर्यावरण में
तो उससे जैव विविधता पर क्या फर्क पड़ता है? तो दूसरी एक सबसे बड़ा होता है प्रत्यक्ष प्रभाव, यानी कि कुछ ऐसे संवेदी वनस्पतियां होती हैं, संवेदी जीव जंतु होते हैं जो अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा को सहन नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे उनकी आबादी, उनकी संख्या कम होती जाती है। एक शोध के मुताबिक देखा गया कैलिफोर्निया में कि जब नाइट्रोजन का स्तर बढ़ा तो वहाँ पे जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ 70% तक कम हो गई। वहीं ये तो बात हुई। दूसरी बात होती है अगर नाइट्रोजन ज़्यादा होता है तो यूट्रोफिकेशन हो जाता है, यानी कि सुपोषण जिसको हम बोलते हैं, जो जलीय जीव जंतु हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि उसकी भी जैव विविधता पर खतरा मंडराता है। और तीसरी बात यह है कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनके भी कम्युनिटी स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ सकता है। तो अगर हम ज़्यादा जिस तरह से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो न केवल हमारे स्थलीय जीव, जलीय जीव एवं माइक्रोब्स जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं जो कृषि के लिए मित्र हैं उन पर भी खतरा मंडरा सकता है। तो जैव विविधता एक बहुत ही संवेदनशील इशू है और इस पर हमको देखना है, इस पर और अधिक शोध की आवश्यकता है कि नाइट्रोजन, अधिक मात्रा में नाइट्रोजन किस प्रकार जैव विविधता को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल, तो जैव विविधता एक संवेदनशील मुद्दा है और इसी के साथ इससे जुड़े हुए हैं पर्यावरण से जुड़े ये तमाम पहलू, जिसमें कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है वो भी शामिल है। तो ऐसे में इससे जुड़ी जो चिंताएं हैं सिर्फ भारत की नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर चिंताएं की जा रही है और खासतौर पर नाइट्रोजन प्रदूषण की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। दक्षिण एशियाई नाइट्रोजन हब एक जिसका नाम है, मैं चाहूंगी कि इसके बारे में और भी विस्तार से हम जानें। डॉक्टर भाटिया इसके बारे में और इनके कार्यक्रमों के बारे में हमें बताइए। दक्षिण एशियाई नाइट्रोजन हब, ये जो है एक कार्यक्रम है जो कि यूनाइटेड किंगडम रिसर्च एंड इनोवेशन जो ये इसके लिए अनुदान दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें 50 जो अनुसंधान केंद्र हैं वो जुड़े हुए हैं और आप ये देखिएगा कि इसमें से 18 अनुसंधान केंद्र भारत के हैं। तो इसमें जो है नाइट्रोजन के हर पहलू को, कृषि का पहलू है, इसके अलावा इसमें जो आपके जो वन क्षेत्र हैं उसमें किस तरह से बढ़ती नाइट्रोजन की मात्रा उनको भी नुकसान पहुंचा रही है, जो हमारे जलीय जो कोरल रीफ्स हैं। तो हर पहलू नाइट्रोजन का, जहां जहां नाइट्रोजन प्रदूषण का प्रभाव पड़ सकता है, ये सब इसके अंदर इस पे अनुसंधान किया जाएगा। लेकिन प्रमुख जो है वो जो 8 हमारे देश हैं साउथ एशिया के, जिसमें पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, तो और ये सारे हमारे 8 जो दक्षिण एशियाई कंट्री जो देश हैं, इनके ऊपर ज़्यादातर इनके रिसर्च की जाएगी कि किस तरह से हम अपनी कृषि को बेहतर बना सकें, कम उर्वरक में ज़्यादा पैदावार ले सकें। तो इसके लिए कौन से तरीके, कौन से हमें जो उर्वरक अपनाने पड़ेंगे, किस तरह से हमें लगाना पड़ेगा ताकि हम अपनी मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखें और प्रदूषण की मात्रा भी कम करें और पैदावार को भी बढ़ा सकें। तो एक आप बोलिए एक लाभदायक कृषि, जो प्रॉफिटेबल कहते हैं ना, लाभदायक कृषि लेकिन स्वच्छ कृषि, तो ये दोनों इसके बहुत बड़े पहलू हैं इस दक्षिण एशिया नाइट्रोजन हब के। डॉक्टर शर्मा को जोड़ना चाह रहे हैं इसमें, जैसा कि भाटिया जी ने बताया कि 22 अक्टूबर को कोलंबो में एक कोलंबो घोषणा की गई। उसमें जो जैसा कि बताया साउथ एशियन कंट्रीज और भी बहुत सारे देश पूरे विश्व के, तो उन्होंने स्वतः स्फूर्त ढंग से घोषणा की कि भाई हम नाइट्रोजन की खपत को खेती में किस बार कम करेंगे। और ये जो नाइट्रोजन का मुद्दा है एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पे जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग SANH के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से एक नाइट्रोजन डिक्लेरेशन, एक कोलंबो डिक्लेरेशन की नाम दिया गया उसको, कि भाई सारे देश अपने स्वतः स्फूर्त ढंग से अपने आप को कहेंगे कि भाई हमको इस क्षेत्र में नाइट्रोजन का ये उपयोग कम करना है। बिल्कुल। डॉक्टर दिनेश, विस्तार से हमने चर्चा की है आज की किस तरह से जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक हैं उसका जो इस्तेमाल है वो नुकसान पहुंचा सकता है पर्यावरण को, और इसका किस तरह से इसे कम करने के लिए खेती के कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए, और इसके लिए जो प्रयास है वो केवल हमारे भारत देश में ही नहीं हो रहे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहे हैं। इसके बावजूद इस क्षेत्र में आपको किस तरह की चुनौतियां सामने आती हुई दिख रही है और कैसे इन चुनौतियों का सामना किया जाए, क्या कहना चाहेंगे आप आखिर में? जी बिल्कुल, इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है कि खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना और साथ साथ नाइट्रोजन का प्रयोग हमें कम करना है। तो इन दोनों में सामंजस्य बैठाना एक
बहुत गंभीर चुनौती है कि किस हद तक हम नाइट्रोजन के प्रयोग को उर्वरकों द्वारा कम कर सकते हैं, जिससे कि हमारी खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे, क्योंकि खाद्य सुरक्षा की भी मांग या खाद्य पदार्थों की मांग दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और उधर हम बहुत ज़्यादा मान लो उर्वरकों की कमी कर दें तो वो बहुत मुश्किल होगी उसकी प्राप्ति। तो इस लेवल तक, इस स्तर तक हम नाइट्रोजन के प्रयोग को कम करें कि हमारी खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित ना हो। लेकिन इसमें साथ में ये भी ध्यान रखना कि जो भी हम नाइट्रोजन के उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं वो इस क्षमता के साथ करें, इस दक्षता के साथ करें कि प्रदूषण भी कम हो, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे और नाइट्रोजन के जो प्रदूषण है इसमें भी हमें कमी लानी है। इस दिशा में मोटे तौर पे किसान भाइयों को संतुलित उर्वरक प्रयोग करना होगा, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन करना होगा और सही समय पे, सही मात्रा में, सही दर से और सही विधि से उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें फर्टिगेशन का विशेष महत्व है, स्प्लिट एप्लीकेशन, नई नई विधियां आ रही हैं, उनका प्रयोग करके और साथ साथ आजकल कुछ किस्में भी विकसित की जा रही हैं जो कम नाइट्रोजन की दशा में अच्छी पैदावार दे सकती हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर डी के शर्मा और डॉक्टर आरती भाटिया, आप तीनों ने हमें यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम जानकारियां दी है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ तो विस्तार से आज आपने जाना कि किस तरह से जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक हैं उसका जो बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जाना खेती में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है उसका स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ये पर्यावरण की दृष्टि से, मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से एक गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा में जो बातें निकल कर आई हैं उस पर आप ज़रूर ध्यान देंगे, स्वच्छ कृषि को अपनाएंगे, टिकाऊ खेती इसी से होगी और पर्यावरण सुरक्षा भी इसी से होगी। तो इसी तरह से इन जानकारियों का लाभ आप अपने खेती किसानी के दौरान जरूर उठाएं। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अब मिलेंगे अगले हफ्ते फिर किसी नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। कृषि उपज से आत्मनिर्भरता, इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए को दुगना करने में सक्षम है।